नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में जदयू और बीजेपी के बीच खूब लड़ाई हो रही है। इनके बीच उठापटक जारी है और यहां तक कि जब अग्निपथ योजना में बिहार में आग लगाई गई थी, ट्रेनों में आग लगाई गई थी, तो बीजेपी वालों ने कह दिया था कि ये सब कुछ नीतीश कुमार की सरकार के कारण हो रहा है। और अब तो जदयू वालों ने कुछ इस तरह से कह दिया है कि बीजेपी वाले जरा कान खोलकर सुन लो, बिना नीतीश कुमार के बिहार में एनडीए का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बिहार में एनडीए मतलब नीतीश कुमार और नीतीश कुमार मतलब एनडीए है। और अब मुकेश सहनी ने बड़ा खुलासा कर दिया है। मुकेश सहनी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए को छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ जाने वाले हैं और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने वाले हैं। और वैसे राजद की तरफ से भी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए बुलावा भेजा जा रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी अब राजद के बीच नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। इस बार के विधानसभा सत्र में भी हमने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पूरी पार्टी राजद के साथ खड़ी थी। अब साफ संकेत मिल रहा है कि बिहार में एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बन सकती है। राजद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू मिलकर बिहार में सरकार बना सकते हैं। और अब मुकेश सहनी ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीजेपी को झटका देकर एक बार फिर से आरजेडी के साथ हाथ मिला सकते हैं। मुकेश सहनी बोले कि अब तो जदयू के नेता ने भी साफ कह दिया है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा है कि आरजेडी की और जदयू की विचारधारा एक जैसी है, यानी साल 2015 की तरह एक बार फिर से जदयू और आरजेडी साथ आ सकते हैं। मुकेश सहनी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब जब चाहे तब तेजस्वी यादव के साथ आकर, आरजेडी के साथ आकर बिहार में सरकार बना सकते हैं। अब मुख्यमंत्री जी को कोई नहीं रोक सकता है। मुकेश सहनी ने कह दिया है, साफ साफ कह दिया है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किसी भी कीमत पर नहीं मानने वाले हैं। अब किसी के कहने पर नहीं मानने वाले हैं। वे अब राजद के साथ आकर बिहार में महागठबंधन की सरकार बना सकते हैं, लेकिन कब बनाएंगे बस इसका इंतजार है। बिहार में नदियों का कहर जारी है। लगातार बिहार की नदियां बिहार में तबाही मचा रही है, या यूं कहिए कि नदियों का विनाश लीला शुरू हो गया है। लगातार किसानों की जमीन, लोगों के घर द्वार नदी में समा जा रहे हैं। कटिहार की ये तस्वीर देखिए। कटिहार के अहमदाबाद में कटाव से किस तरह से ग्रामीण परेशान है। कितने लोगों के घर नदी में समा गए, गिनती भी नहीं है। गंगा नदी भी कटाव कर रही है। कुर्सेला में देखिए किस तरह से गंगा नदी कटाव कर रही है। लगातार खेतों को, जमीनों को नदी अब लीलने लगी है। और इधर पूर्णिया के आमोर के रसेली गांव में परमान नदी का भीषण कटाव जारी है। 20 से अधिक परिवार के घर नदी में समा चुके हैं। बताइए कि आमोर के रसोली गांव में परमान नदी अब लोगों के घर तक आ गया है। अब इन लोगों का जो आपको तस्वीर में घर दिख रहा है, क्या बच पाएगा? अररिया की जरा तस्वीर देखिए, किस तरह से गांव में पानी घुस गया है, बाढ़ का पानी घुस गया है। बताइए इन झोपड़ी में रहने वाले लोग अब कैसे रहेंगे? और सबसे ज्यादा गरीबों को परेशानी हुई है। देखिए गरीबों के झोपड़ी में 2 से 3 फीट तक पानी बह रहा है। बगहा की ये तस्वीर देखिए, किस तरह से जुगाड़ में जिंदगी चल रही है। बस एक चौकी है, चौकी में बाल बच्चे भी रह रहे हैं और बस्का को काट कर इसे चूल्हा बनाया गया है ताकि किसी तरह से बच्चों का पेट भरा जा सके। देखिए किस तरह से गरीबों की झोपड़ियां डूब गए हैं। लोग किसी तरह से मचान बनाकर रह रहे हैं, क्योंकि घरों में तो 2-3 फीट पानी बह रहा है, तो ऊपर में खटिया को भी बांधकर मचान बनाए हुए हैं। देखिए गरीबों की झोपड़ियों में किस तरह से घुटने भर से भी ज्यादा पानी बह रहा है। पीने के पानी के लिए भी तरसना पड़ रहा है कई जिलों के गरीबों को। क्या करेंगे, बच्चे पानी में ही रह रहे हैं और लगातार बीमार हो रहे हैं। नेपाल में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बिहार में नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने के कारण नदियां तबाही मचा रही है। खास करके कोसी, महानंदा और कमला बलान नदी अभी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। कोसी का पानी अब नए जगहों में प्रवेश कर चुका है। कोसी नदी अब सहरसा, खगड़िया और भागलपुर में भी तबाही मचाने लगी है। तो वहीं गंगा के अलावा गंडक, बूढ़ी गंडक, अधवारा, बागमती का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है।
कई लोग अपने घर द्वार को छोड़कर पलायन कर चुके हैं। देखिए किस तरह से रोड पर खाना बनाया जा रहा है, सड़कों पर तो कोई पहाड़ पर चढ़कर रह रहे हैं और प्लास्टिक ही एक सहारा बना हुआ है। बिहार में जिनके निजी तालाब हैं उनके लिए बड़ी खबर है। सरकार आपको अनुदान देने वाली है ताकि अपने तालाब का आप जीर्णोद्धार करा सको। बिहार में जिनके निजी तालाब है और वो तालाब बेकार हो चुका है या फिर उसमें मछली उत्पादन कम हो रहा है क्योंकि तालाब मिट्टी से भर गए हैं, या फिर आप अपने तालाब को बड़ा कराना चाहते हैं तो सरकार आपको अनुदान देगी। देखिए पूरे बिहार में 38,000 निजी तालाब हैं और इसके लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने स्वीकृति भी दे दी है इस योजना की। प्रति हेक्टेयर 6 लाख रुपए मिलेंगे। तो देखिए बिहार में यदि आपके निजी तालाब हैं और यदि आप अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आप जितना तालाब के जीर्णोद्धार में खर्च करोगे उसका 40% सरकार देगी। मान लीजिए आप अपने तालाब के जीर्णोद्धार में 2 लाख रुपए खर्च करेंगे तो उसमें से 40% यानी 80,000 रुपए सरकार की तरफ से आपको दिया जाएगा। और यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अति पिछड़ा से नहीं आते हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं, तो आपको 30% का अनुदान दिया जाएगा और प्रति हेक्टेयर अधिकतम 6 लाख रुपए तक मिल सकेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का 1 हेक्टेयर का तालाब है और उस व्यक्ति ने कहीं से झूठा बिल बनाकर सरकार को दिखा दिया कि हमने इस तालाब में 30 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं, तो उसके हिसाब से 40% के हिसाब से निकालोगे तो 12 लाख रुपए आते हैं। लेकिन सरकार भी होशियार है, प्रति हेक्टेयर तक अधिकतम 6 लाख रुपए ही मिल पाएंगे। चलिए इतना तक तो ठीक है कि 40 या 30% सरकार की तरफ से मिल जाएगा और बाकी पैसे कहां से आएंगे। तो देखिए यदि आपके पास पैसे हैं तो लगाइए, और यदि गरीब अपने तालाब का जीर्णोद्धार कराना चाहते हैं तो आपको बैंक से लोन मिल जाएगा और आसानी से आपको लोन दे दिया जाएगा। तो आप इसके लिए आखिर आवेदन कैसे करोगे? तो देखिए विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि दैनिक समाचार पत्रों में इसके लिए विज्ञापन प्रकाशित बहुत ही जल्द किया जाएगा, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सारा डेट उसमें दिया जाएगा, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिर या फिर अपने नजदीकी जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क करें, वहां से भी आपको सारी जानकारियां मिल जाएगी। बिहार हर साल बाढ़ में डूबता नहीं है बल्कि सरकार इसे डुबाने का काम करती है और इस साल भी बिहार को सरकार ने ही बाढ़ में डुबाने का काम किया है। दरअसल इसका खुलासा सीएजी की रिपोर्ट में हुआ है। कहा जा रहा है कि सिर्फ गाल बजाते हैं बिहार के अधिकारी, बाढ़ और कटाव की 46 परियोजनाएं अधूरी है। अब बताइए बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए जिन परियोजनाओं को शुरू किया गया था उसे पूरा नहीं किया गया है, तो कैसे आखिर बिहार बाढ़ से बच पाएगा? सरकार की लापरवाही और सरकार के भ्रष्ट नेता, अफसर और इंजीनियरों ने बिहार को बाढ़ में डुबाने का काम किया है। और अब जिस किसान के खेत बिहार में बाढ़ में डूब रहे हैं, जिन गरीबों के घर बाढ़ में डूब जा रहे हैं, जिनकी आसियाने तबाह हो रहे हैं, जिनकी जिंदगी नर्क बना दी गई है सरकार की लापरवाही के कारण, उन जनता ने अब प्रण लिया है कि सरकार को इसका खामियाजा चुकाना पड़ेगा। दरअसल सीएजी की रिपोर्ट 2020-21 जो हाल में ही पेश किया गया है उसमें बड़ा खुलासा हुआ है कि 2021 तक जिन 157 परियोजनाओं को पूरा होना था वो अभी आधी अधूरी है। इसमें से कई योजनाएं 100 करोड़ से भी अधिक है। साथ ही बाढ़ और कटाव से संबंधित भी योजनाएं अभी अधूरी है। और ये स्थिति तब है जब एक तरफ बिहार में लाखों लोग हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं और उसके बावजूद सरकार की लापरवाही देखिए, बिहार में 57 से भी ज्यादा योजनाएं अभी अधूरी पाई गई है, जबकि सभी योजनाएं मार्च 2021 में ही पूरा हो जाना था। जैसे कि बागमती नदी पर हायाघाट कारा धन तटबंध को 42 किलोमीटर और लंबाई में बढ़ाना था और इसे मजबूत भी करना था। इस योजना में 389 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च करनी थी, लेकिन मात्र 135.56 करोड़ ही खर्च हो पाई है। उसी तरह से एक और योजना कटिहार में गंगा नदी के किनारे हो रहे कटाव को रोकने से संबंधित है। तो इस तरह से कई योजनाएं हैं जो यदि पूरा हो जाती तो आज बिहार बाढ़ से नहीं डूबता, लेकिन सरकार ने बिहार को बाढ़ में डुबाने का काम किया।
बिहार के अधिकांश जिलों में जल जमाव हो रहा है। सरकार ने खास करके पटना वालों के लिए यह दावा किया था कि इस बार पटना में जल जमाव नहीं होगा, लेकिन सरकार के सारे दावे फेल हो गए हैं। पटना का विधानसभा पीएमसीएच तक सुरक्षित नहीं है, हर जगह जल जमाव दिख रहा है। लेकिन सरकार ने अब बड़ा ऐलान कर दिया है कि जल जमाव होने पर, चाहे जहां भी जल जमाव हो, जल जमाव होने पर नियंत्रण कक्ष में बस एक फोन कीजिए, 15 मिनट के अंदर टीम पहुंचेगी और जल जमाव की समस्या को दूर किया जाएगा। और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। पटना वाले इस हेल्पलाइन नंबर को नोट कर लें। नंबर है 155304। पटना नगर निगम क्षेत्र के सभी 75 वार्डों में बारिश होने पर कहीं भी अगर जल जमाव है तो इसकी शिकायत नियंत्रण कक्ष में कर सकते हैं। साथ ही जितने भी पंपिंग स्टेशन और संप हाउस हैं, अगर बारिश के दौरान चालू नहीं है तो उसकी भी शिकायतें वुडको के नियंत्रण कक्ष में कर सकते हैं। चाहे मैनहोल खुले हैं या फिर जल जमाव हो रहा है, सभी शिकायतों को अब दूर किया जाएगा। मोबाइल नंबर भी नोट कर लीजिए। देखिए, नियंत्रण कक्ष का टोल फ्री नंबर है 155304 या फिर 061222000634। मोबाइल नंबर है 9264444749। तो वही वुडको नियंत्रण कक्ष का नंबर है 180034563130 या फिर 0612255794। लास्ट में 84 के जगह 89 भी लगा सकते हो या फिर 87 भी आप लगा सकते हैं। और नियंत्रण कक्ष 24 घंटे तक कार्यरत है। आप चाहे तो रात के 12 बजे भी फोन कर सकते हैं। बिहार में बाढ़ ने तबाही मचा दिया है। लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। बिहार की एक नहीं बल्कि कई जिलों में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। सीमांचल में कोसी और उसकी सहायक नदियों ने तांडव मचा रखा है। मुजफ्फरपुर में भी बागमती और गंडक नदी उफान पर है। महानंदा और परमान नदी का कहर पूर्णिया पर टूटा हुआ है, तो सहरसा और सुपौल में कोसी नदी ने कहर बरपा रखा है। जरा आप ईटीवी भारत का ये रिपोर्ट देखिए। बगहा से तस्वीर दिखाई जा रही है। देख लीजिए किस तरह से बगहा में नदियां तबाही मचा रही है। गंडक बराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे बगहा में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। सबसे पहले बगहा में ही बाढ़ तबाही मचाती है। चलिए अब पश्चिमी चंपारण से पूर्वी चंपारण की ओर रुख करते हैं। तो देखिए, मोतिहारी में लोग किस तरह से बाढ़ से परेशान हैं। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि लगातार लोगों का पलायन जारी है। पूरे परिवार के साथ देखिए किस तरह से ऊंचे स्थानों पर लोग जा रहे हैं। कई लोगों के गांव घर सब डूब गए हैं। अररिया जिले का हाल तो सबसे खराब है। अररिया जिले में भीषण तबाही आई है। लगातार किसानों के खेतों में कटाव हो रहा है। लोगों के घर द्वार नदी में समा जा रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण इलाका तो छोड़िए, शहरी इलाकों में पानी घुस गया है। लोगों की जिंदगी यहाँ नर्क सी बन गई है। लोग कह रहे हैं कि कमाई का कोई जरिया नहीं है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ चौपट हो गया है। किसी तरह से नर्क भरी जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। अब जरा पूर्णिया जिले की ये तस्वीर देखिए किस तरह से बाढ़ ने तबाही मचाई है। देखिए, चूल्हों तक को नहीं छोड़ा गया है। चूल्हे भी अब डूब गए हैं। तो बताइए खाना कैसे बनेगा। चापाकल डूब गया है। सड़कों पर नदियों जैसा पानी बह रहा है। आवागमन पूरी तरह से बाधित है। शहरों से संपर्क टूट गया है। किसी तरह से लोग बस जी रहे हैं। चाहे सुपौल हो या अन्य कई जिले, हर जगह तबाही का मंजर है। अरे बिहार के भ्रष्ट नेता, अफसर और इंजीनियर, आपके कारण आज बिहार त्राहिमाम कर रहा है। बिहार में जो बारिश में दिक्कतें आ रही है, लोगों को सड़कों पर चलने में भी डर लग रहा है, ये सब आप लोगों की काली करतूत के कारण है। देखिए, सरकार ने आदेश जारी किया कि 15 जून तक सभी नालों की सफाई हो जाना चाहिए। रास्तों पर जो गड्ढे खोदे गए हैं, उन गड्ढों को भरा जाना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम, नालों की सफाई या अन्य सभी तैयारियों को पूरा करना है। लेकिन आप लोगों ने समय पर काम नहीं पूरा किया और इसका खामियाजा अब जनता को भुगतना पड़ रहा है। जगह जगह पर जल जमाव हो रहा है। रास्तों पर जो आपके द्वारा गड्ढे खोदे गए हैं, उस पर लोग घुसकर हाथ पेड़ तोड़ रहे हैं। कई लोगों की जान जाते जाते बच रही है। अन्य जिले तो छोड़िए, राजधानी पटना की ही बात करें तो देखिए, राजधानी पटना के कई इलाकों में परेशानियां हैं।
कुछ इलाकों नहीं बल्कि अधिकांश इलाकों में सरकार की लापरवाही के कारण आज लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। सरकार के दावे सुनिएगा तो ये लोग कह रहे थे कि इस बार बिहार को बारिश में जल जमाव से बचाया जाएगा, लेकिन थोड़ी सी क्या बारिश नहीं होती है कि जगह जगह पर जल जमाव देखा जाता है। बात करें करबगिया मुख्य मार्ग की तो लगभग 3 दिनों की बारिश में हर दिन इस मार्ग पर जल जमाव की समस्या हुई है। पटना जंक्शन के करबगिया गेट के तरफ 2 फुट तक पानी बह रहा है। यहाँ का क्षेत्र काफी नीचे है और बारिश के बाद नाला पानी नहीं खींच पाता है क्योंकि यहां भी भ्रष्टाचार हुआ है। रामकृष्ण नगर का शिवाजी चौक की बात करें तो अब भी यहां पानी जमा है। इस क्षेत्र में नाला का निर्माण नहीं हुआ है। बाजार क्षेत्र होने के कारण यहां काफी भीड़ रहती है और लोगों को यहां परेशानी होती है। लोग लगातार सरकार को गाली दे रहे हैं कि आप लोगों के कारण हम जनता को भुगतना पड़ रहा है। हम लोग जब टैक्स का पैसा आपको समय पर देते हैं और नहीं देते हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई होती है। तो आपने समय पर काम नहीं किया तो आपको आखिर क्यों नहीं जेल जाना चाहिए। बाईपास के दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो यहां हर बारिश में जल जमाव होता है। सर्विस लेट टूटा है। चांगड़ थाना कॉलोनी, खेमनी चक सहित कई क्षेत्रों में पानी जमा हुआ है। इस क्षेत्र में नाला निर्माण अधूरा होने के कारण हर बार समस्या आती है। साहब, जिस महान जनता ने आपको 5 साल काम करने के लिए गद्दी पर बैठाया है, आप उसी के साथ धोखा कर रहे हो। एक नाले भी सही से नहीं बना सकते। मछुआ टोली की बात करें तो मछुआ टोली में नाला निर्माण के कारण समस्या बनी हुई है। यहाँ कीचड़ और पानी के कारण आवाजाही मुश्किल है। लक्ष्मी मार्केट में काफी समस्या है। तो वहीं मुसल्लहपुर हाट की बात करें तो यहाँ भी निचले इलाके होने के कारण लगातार जल जमाव होता है। सड़कों पर कीचड़ और जल जमाव के कारण काफी दिक्कत हो रही है। और ये बिहार शरीफ की तस्वीर देखिए। बिहार शरीफ का सबसे पॉश इलाका बैंक कॉलोनी है और यहाँ की मुख्य सड़क पर पिछले 6 महीनों से जल जमाव है। बैंक कॉलोनी की ये मुख्य सड़क पटना रांची NH से जुड़ती है। हमेशा इस सड़क पर पानी की धारा बहती रहती है और सरकार अपने निकम्मेपन को हमेशा साबित करती रहती है। छपरा की बात करें तो छपरा में 20 साल से ड्रेनेज का इंतजार कर रहे हैं लोग। शहर में जल जमाव अस्थायी समस्या है। ऐतिहासिक खनुआ नाले की सफाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन हल्की सी बरसात में ही प्रमुख बाजारों में जल जमाव तो होता ही है, उसके साथ ही रिहायशी इलाकों में भी पानी दिखता है। यहाँ के लोग 20 साल से ड्रेनेज सिस्टम का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं गया की बात करें तो गया में भी कई नालों की सफाई अभी भी बाकी है। अब पता नहीं कब ये लोग करेंगे। बार बार ये लोग समय बढ़ाते हैं कि हम इतने दिनों में काम पूरा करेंगे और बार बार उसके लिए बजट का पैसा जारी होता है और ये लोग समय पर काम नहीं पूरा करते हैं। और बाद में आपको क्या लगता है कि जब काम करने के लिए फिर से नया डेट निर्धारित होता है तो क्या अपने जेब से ये लोग पैसा निकालते हैं? नहीं, फिर से जनता के पैसे को लूटा जाता है। बार बार जनता के पैसे को लूटना इनका मुख्य काम बन गया है। साहब, जब तक आप इन भ्रष्ट नेता, अफसरों और इंजीनियरों को नहीं सुधारेंगे तब तक बिहार का विकास नहीं हो पाएगा। जल जमाव की समस्या नहीं दूर हो पाएगी और हर बार सरकार को ऐसे ही गाली पड़ता रहेगा। बिहार सरकार की जरा दादागिरी तो देखिए। बिहार के पटना के राजीव नगर के नेपाली नगर में सरकार ने जनता के साथ खूब अन्याय किया है। बिहार की निर्दोष और भोली भाली जनता के घर तोड़े गए। जो जनता ने किसी तरह से पूरे जीवन भर की कमाई को लगाकर किसी तरह सर छिपाने के लिए एक घर बनाया था, उसे भी सरकार ने तोड़ दिया। और सरकार ने ये गलत किया है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि हाईकोर्ट का कहना है। हाईकोर्ट ने सरकार की खूब डांट लगाई है। तो का साहब, ऐसी आखिर कौन सी दादागिरी है? आखिर रविवार का समय क्यों चुना गया लोगों के घर तोड़ने के लिए? ऐसा हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा। अरे साहब, ये कहाँ का इंसाफ है? जिस भोली भाली जनता ने आपको वोट देकर जिताया, आज उसी के साथ ऐसा खेला कर दिए। बिहार की राजधानी पटना के राजीव नगर इलाके में प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई पर पटना हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने सरकार को खूब फटकार लगाई है। साथ ही कहा है कि बिजली, पानी जैसे मूलभूत सुविधाएं यहां तत्काल उपलब्ध करवाइए। सरकार का कहना है कि जनता की कोई गलती नहीं है, सारे गलती बिहार के भ्रष्ट अफसरों का है।
और साथ ही पिछले 25 वर्षों से अब तक पदस्थापित सभी अंचल अधिकारी, थाना अध्यक्ष और आवास बोर्ड के अधिकारियों की न्यायालय ने सूची मांगी है। सभी पर कार्रवाई किया जाएगा जो दोषी होंगे। इस मामले में अब अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। साथ ही पटना हाईकोर्ट ने प्रशासन से पूछा है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आखिर रविवार को क्यों की गई? क्या प्रशासन रविवार को काम करता है? देखिए, प्रशासन ने ऐसा दिन चुना जब कोर्ट बंद था और कोर्ट के ऑर्डर आते आते 100 से ज्यादा मकान तोड़ दिए गए। अब हाईकोर्ट ने कहा है कि वहां रह रहे किसी भी नागरिक को तंग ना किया जाए, साथ ही नागरिकों की बिजली और पानी की सेवा तुरंत बहाल की जाए। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि किसी को बिना व्यक्तिगत नोटिस दिए जिला प्रशासन ने जो कार्रवाई की है वो बिल्कुल गलत है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जब पुलिस और अधिकारियों की नाक के नीचे अतिक्रमण हो रहा था तो उस समय ये कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई? कहां सोई थी प्रशासन और पुलिस? बिहार सरकार ने बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए एक और बड़ा दावा कर दिया है। देखिए, वैसे तो सरकार के सारे दावे और वादे जल जमाव और बाढ़ रोकने के लिए फेल साबित होता है, लेकिन इस बार सरकार ने दावा किया है कि इस बार मेरे दावे फेल नहीं होंगे और यदि होगा तो जनता हमें कभी भी माफ ना करे। देखिए, बिहार में तटबंधों की निगरानी के लिए 3,341 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं और ये तटबंध सुरक्षा कर्मी बाढ़ के दौरान तटबंधों की न केवल निगरानी करेंगे बल्कि जरूरत पड़ने पर उसकी प्रारंभिक मरम्मत भी करेंगे। और बिहार में 6 बाढ़ जोन की हुई है नियुक्ति। तो आखिर कहां कितने तटबंध सुरक्षा कर्मी रहेंगे? तो देखिए, गोपालगंज में 349, वीरपुर में 308, कटिहार में 538, समस्तीपुर में 1027, पटना में 316 और मुजफ्फरपुर में 803 सुरक्षा कर्मियों को लगाया जाएगा। और ऐसा करके सरकार ने इस बार दावा किया है कि हम इस बार तटबंधों को नहीं टूटने देंगे। तटबंध टूटने की स्थिति यदि होगी तो उससे पहले मरम्मत कर लिया जाएगा। इस बार बिहार के किसी भी जिले को नहीं डूबने दिया जाएगा। अब देखना यह है कि आखिर इस बार सरकार के दावे में कितना दम है। देश में लगातार महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां बिहार के साथ पूरे देश में बेरोजगारी चरम पर है, तो इधर अब महंगाई भी आसमान चीर कर बाहर आ गया है। लगातार महंगाई बढ़ने से सरकार के प्रति देश के युवा और अन्य वर्गों में भी नफरत बढ़ता जा रहा है। अब देख लीजिए साहब, आपके द्वारा जो महंगाई बढ़ाई गई है उसका नतीजा पेट्रोल खत्म होते ही युवक ने अपने बाइक में लगा दी आग और कहा कि बार बार महंगे पेट्रोल खरीदने का अब झंझट ही खत्म। ये मामला बक्सर जिले से सामने आ रहा है। बीच रोड में एक युवक ने अपने बाइक में आग लगा दी और जब पूछताछ में पुलिस ने युवक से पूछा कि आखिर आपने बाइक में बीच रोड पर आग क्यों लगा दी, तो युवक का जवाब जानकर सभी हैरान रह गए। दरअसल युवक ने कहा है कि हम किसी काम से जा रहे थे, तभी अचानक बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया तो क्या करते, उसे आग के हवाले कर दिया। युवक का कहना था कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि खरीदने के लिए भी सोचना पड़ता है। बाइक में पेट्रोल भरा भरा कर हम परेशान हो गए हैं। आज तो हद ही हो गई है। पेट्रोल खत्म होने के बाद बाइक अचानक बंद पड़ गई। मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए उसे स्टैंड पर खड़ा करके उसमें आग लगा दिए। और युवक ने कहा कि उसे ऐसा करके कोई अफसोस भी नहीं है, बल्कि उसे खुशी है कि अब पेट्रोल खरीदने का झंझट ही खत्म हो गया है। उसकी बात सुनकर पुलिस वाले भी क्या करते, हैरान रह गए और युवक को छोड़ दिया गया।